ऐसे ही दिन बीतता चला गया और 2 महीने बीत देव और पिया और ज्यादा नजदीक आ गए। एक दिन पिया देव के रूम में कुछ ढूंढ रही थी, तभी देव आके उसे पूछता है अंडरस्को क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो। पिया कहती है अंडरस्को मैं अपना डॉक्यूमेंट ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है, परसों आपके रूम में लेके आई थी, लगता है यही रह गया। देव कहता है अंडरस्को अच्छा देख लो मेरे डॉक्यूमेंट्स में न चला गया हो। ये बोल देव रूम से बाहर चला जाता है। पिया देव के सारे डॉक्यूमेंट्स में ढूंढने लग जाती है, तभी उसके हाथ एक सर्टिफिकेट लगता है जिसे देख वो शॉक हो जाती है। पिया कुछ देर अपनी जगह पे जम सी गई थी, तभी देव वापस अपने रूम में आता है और पिया को देखता है जो इस वक्त शॉक में लग रही थी। देव उसके पास जाता है और पिया को आवाज देता है अंडरस्को पिया क्या हुआ तुम्हें। देव की आवाज सुन पिया होश में आती है और देव की तरफ देखती है, फिर वो देव को वो सर्टिफिकेट दिखती है। जैसे ही देव की नज़र उस पे जाती है, देव अपनी जगह पे जम सा जाता है क्योंकि वो सर्टिफिकेट कोई और नहीं बल्कि उनका मैरिज सर्टिफिकेट था। देव पिया की तरफ देख के कहता है अंडरस्को पिया मेरी बात सुनो। तभी पिया देव की तरफ देख के पूछती है अंडरस्को पहले आप ये बताइए क्या ये सच है। देव पिया की बात पे हाँ में सिर हिला देता है। ये देख पिया को बहुत तेज गुस्सा आता है, वो चिल्ला के कहती है अंडरस्को मतलब आपने मेरे से शादी कर ली, मुझसे पूछना तो फिर इस बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा आपने। देव कहता है अंडरस्को पिया पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। इस पर पिया गुस्से में कहती है अंडरस्को नहीं पहले आप मेरी बात सुने, ये जो आपने किया है इसे धोखा कहते हैं, मैं ऐसी शादी को नहीं मानती हूँ, सुना आपने। इस पर देव पिया को शांत करवाते हुए कहता है अंडरस्को पिया ये मैंने सिर्फ तुम्हें अपने पास रखने के लिए किया था, लेकिन कभी भी इस रिश्ते को तुम पे एनफोर्स नहीं करता है, ये तो बस फॉर्मेलिटी के लिए किया था। पिया कहती है अंडरस्को फॉर्मेलिटी, आप शादी को फॉर्मेलिटी कह रहे हो, आपने शादी जैसे पवित्र रिश्ता का मजाक बना दिया। अरे मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, फिर क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, क्या आपको मेरे पे विश्वास नहीं था या फिर आपको कहीं उन लड़की तरफ हूँ जो 3-4 लड़के लेके चलती है। पिया की ये बात सुन के देव जोर से चिल्ला है अंडरस्को पिया बकवास बंद करो अपनी, ये क्या अनाव शनाव बोले जा रही हो। मैं मानता हूँ जो मैंने किया गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम विश्वास पे हाई उंगली उठा दो और इश्क पे सवाल उठाओ। फिर देव थोड़ी देर रुक के कहता है अंडरस्को मेरे इश्क पे सवाल उठने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दिया है, तुम्हें भी नहीं दिया है। पिया कहती है अंडरस्को इश्क, ये इश्क की कौन सी दशातन हुए भला, जहाँ पहली बुनियाद ही झूठ से राखी गई हो। ना मैं ऐसे इश्क को जानती हूँ, ना ही दीवानगी को और न ही जुनून को। देव पिया के पास आता है और उसके गाल की तरफ अपना हाथ ले जा रहा होता है, तभी पिया उसका छटक देती है। देव को ये देख बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत करके कहता है अंडरस्को देखिए पिया जो कुछ भी हुआ जैसे भी हुआ इसका एक रीजन है, मुझे मेरी बात रखने का मौका दो। पिया उसे हाथ दिखा के चुप करा देती है और कहती है अंडरस्को पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे साइन कब और कैसे लिए। ये सुन देव कुछ देर के लिए चुप रहता है, फिर कहता है अंडरस्को जब तुम मुझसे पहली बार मिलने ऑफिस आती थी और मैंने तुम कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए थे, तभी। ये बात सुन के पिया कहती है अंडरस्को क्या बात है, अपने मेरे साइन तब लिए जब मैं आपको जानती भी नहीं थी, प्यार तो बहुत दूर की बात है, अगर मुझे किसी और से प्यार होता तब और क्या होता, अगर आगे मुझे किसी और से प्यार हो जाता। देव कहता है अंडरस्को इसलिए मैंने तुमसे साइन करवाया जिसे तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। पिया कहती है अंडरस्को क्या बात है मिस्टर देव खुराना, क्या प्लान बन था, आपने पहले मुझे अपने साथ इस शादी के बंधन में बांध लिया और फिर मेरे करीब आए जिससे मेरे आप पास कोई और ऑप्शन ही न बचे आपसे प्यार करने के अलावा। देव कहता है अंडरस्को पिया तुम बात को गलत ले रही हो, मैंने तुमसे पहली नज़र का प्यार किया है और अगर बदले में मैंने तुम्हारा साथ चाहा तो क्या गलत चाहा, मैंने तुम्हें कभी किसी बात के लिए फोर्स नहीं किया, प्यार भी तुम्हें खुद हुआ मुझसे, मैंने कभी नहीं रोका तुम्हें कुछ करने से, कभी इस रिश्ते का फायदा उठाया। देव अपनी बात को आगे कहता है अंडरस्को यहाँ तक कि जब तुम्हारी यादाश्त चली गई थी तब भी मैंने तुम्हें इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया था, तब चाहता मैं आराम से इस रिश्ते का हक जमा सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ प्यार, और आज तुम्हें मेरे इस प्यार को समझ रही हो सिर्फ एक कागज की टुकड़े की वजह से। इस पर पिया कहती है अंडरस्को ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं रहा, ये अब मेरी किस्मत बन गई है जो मुझे पता भी नहीं। पिया अब देव से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कहती है अंडरस्को मुझे अब और आपने बहस नहीं करना है, मैं जा रही हूँ। देव कहता है अंडरस्को कहाँ जा रही हो तुम। इस पर पिया कहती है अंडरस्को आपसे मतलब, मैं बस जा रही हूँ। पिया की ऐसी बात सुन के देव को बहुत तेज गुस्सा चढ़ता है, वो पिया के हाथों का बाजू पकड़ के कहता है अंडरस्को अब बस बकवास बंद करो अपनी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रहा हूँ, इसलिए चुपचाप यही रहो। पिया कहती है अंडरस्को जी नहीं मैं जा रही हूँ। देव पिया की बात सुन के कहता है अंडरस्को जाओगी तब जब मैं तुम्हें जाने दूंगा पिया। ये बोल देव पिया को उसी रूम में लॉक कर देता है। ये देख पिया अंदर से ही चिल्ला रही होती है कि गेट खोलने के लिए। देव नीचे हॉल में चला जाता है और करण को कॉल करता है। करण जब कॉल रिसीव करता है और कहता है अंडरस्को क्या हुआ। देव कहता है अंडरस्को पिया को शादी की सच्चाई पता चल गई है। करण कहता है अंडरस्को क्या तुमने बताया है क्या उसे। देव कहता है अंडरस्को नहीं, गलती से सर्टिफिकेट उसके हाथ लग गए।
करण कहता है अंडरस्को, क्या बात कर रहे हो तुम, ये बहुत बुरा हुआ है। देव कहता है अंडरस्को, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि वो ये से जाने की बात कर रही थी, तो मैंने उसे रूम में लॉक कर दिया है। करण कहता है अंडरस्को, क्या तुम मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते देव कहता है अंडरस्को, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, अभी मेरे पास रहेगी तो आज नहीं तो कल समझ जाएगी। करण अंडरस्को, पर इस बात से वो बहुत दुखी होगी। देव कहता है अंडरस्को, मुझे भी उतनी ही फिक्र है उसकी जितनी तुम्हें, बट मैं ये नहीं भूल सकता कि 2 बार मैं उससे खोते खोते रहा हूँ, अब और नहीं। करण कहता है अंडरस्को, देखो देव मेरी बात सुनो, मैं आता हूँ और उसे समझता हूँ, आई एम श्योर मेरी बात समझ जाएगी। देव कहता है अंडरस्को, नहीं करण, ये मैटर मैं खुद सॉल्व करूँगा, तुम रहने दो। करण अंडरस्को, पिया को कोई तारीफ नहीं होनी चाहिए, मैं उसके आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। देव कहता है अंडरस्को, बर्दाश्त तो मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन उसे समझना होगा, उसे यह बात माननी होगी कि आप हमारी शादी हो चुकी है और वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये बोलने के बाद देव अपना फोन कट कर देता है और फिर पिया को देखने के लिए अपने रूम में जाता है। रूम में जाकर देव दिखता है पिया चुपचाप बेड पर बैठी है और कुछ सोच रही है। देव उसके पास जाकर कहता है अंडरस्को, चलो चलकर खाना खा लो। पिया गुस्से में जवाब देती है अंडरस्को, नहीं खाना मुझे कुछ, आप जाओ यहाँ से। ये सुनकर देव अपने घुटनों के बल बैठ सकता है और पिया का हाथ पकड़कर कहता है अंडरस्को, पिया मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं जो कर रहा था बस अपने प्यार के लिए कर रहा था, मैं नहीं चाहता था तुमसे दूर जाना, नहीं जी सकते तुम्हारे बिना, नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे। पिया कहती है अंडरस्को, ये सब आपने इतना सब कुछ करने से पहले नहीं सोचा, एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया था कि अगर मुझे पता चला तो क्या होगा, क्या बीतगी मेरे ऊपर। देव कहता है अंडरस्को, पिया भूल जाओ ना इस बात को, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, सिर्फ इस वजह से हमारा प्यार नहीं खत्म हो सकता है, इस प्यार की वजह से एक मौका दो इस रिश्ते को। पिया कहती है अंडरस्को, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इन सब से निकले में। देव कहता है अंडरस्को, ठीक है तुम्हें जितना टाइम चाहिए लो, लेकिन प्लीज चल के कुछ खा लो। पिया अंडरस्को, मुझे भूख नहीं है, प्लीज आप जाए ना। देव कहता है अंडरस्को, ठीक है मैं तुम्हें नहीं खाना तो मैं भी नहीं खा रहा, जब तक तुम अपना ये अनशन रखोगी तो मैं भी रखता हूँ, देखता हूँ कब तक तुमने खाती। पिया कहती है अंडरस्को, आप क्यों मेरे लिए नहीं खा रहे, अब प्लीज आप जाए, मैं सच कह रही हूँ मुझे भूख नहीं। लेकिन फिर भी देव नहीं जाता, ये देख पिया चीड़ के कहती है अंडरस्को, ठीक है चले, लेकिन मैं ज्यादा नहीं खूंगी, फिर ये मत किएगा कि सारा खाना खत्म करूँ। ये सुन देव स्माइल करता है और कहता है अंडरस्को, ठीक है तुम्हें जितना खाना होगा उतना ही खा लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। दोनों नीचे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। देव पिया को ही देख रहा था जो बिना उसकी तरफ देखे धीरे धीरे खा रही थी और किसी सोच में घूम थी। देव कहता है अंडरस्को, पिया अब ज्यादा मत सोचो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम लो, लेकिन अपने ब्रेन पे ज्यादा प्रेशर मत दो। ये सुन पिया चीड़ के खुद से कहती है अंडरस्को, ये सब करने से पहले नहीं सोचा गया था कि मेरे ब्रेन पे प्रेशर आएगा। रात का वक्त पिया अपने रूम में आराम से सो रही थी, तभी देव पिया के रूम में आता और पिया को पकड़ के सो जाता है। सुबह जब पिया की नींद खुलती है तो वो अपने आप को देव के बाहों में पाती है। देव ने पिया को कस के अपनी बाहों में पकड़ रखा था। ये देख पिया देव के बाहों से निकलने की कोशिश है, लेकिन देव की पकड़ बहुत टाइट होती है जिससे पिया नहीं निकल पाती है। थक के पिया देव को उठाती है अंडरस्को, सुनिए छोड़िए मुझे, सुबह हो गई है, उठाए। लेकिन देव पिया को नहीं छड़ता है। पिया फिर कहती है अंडरस्को, देखिए अब आपकी ये हरकत बता रही है कि आप सो नहीं रहे हैं, तो चुपचाप छोड़िए मुझे। पिया की ये बातें सुन देव अपनी आंख बंद करे ही कहता है अंडरस्को, तुम तो बड़े अच्छे से जानती हो मुझे, नॉट बैड। ये बोल के देव अपनी आंखें खोलता है। इस पर पिया कहती है अंडरस्को, ये ठीक नहीं है, मैंने आपसे कल ही कुछ वक्त मांगा था, फिर आप मेरे रूम में क्यों आए। ये सुन देव कहता है अंडरस्को, हाँ तो मैंने तुम्हें टाइम दिया है और मैं आपने ही रूम में सोया था। लेकिन देव की बात पिया बीच में ही काट के कहती है अंडरस्को, लेकिन क्या। इस पर देव कहता है अंडरस्को, लेकिन मुझे अकेले नींद नहीं आती, इसलिए मैं यह आए गया। देव की ऐसे बातें को सुन पिया चीड़ के कहते हैं अंडरस्को, ये भी भला कोई बात हुई कि नींद नहीं आई, आप सोते तो जरूर आपको नींद आ जाती। इस पर देव कहता है अंडरस्को, मैं सच कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों तुम्हारी आदत लग गई है मुझे। पिया कहती है अंडरस्को, सब बकवास बातें हैं और कुछ नहीं, अच्छा अब छोड़े मुझे और हाँ मेरे करीब आने से पहले सोच लीजिएगा। ये बोल पिया खुद को देव के बाहों से आज़ाद करवाती है। थोड़ी देर बाद देव भी उठता है और फ्रेश होके जिम के लिए चला जाता है। फिर दोनों रेडी होके ऑफिस के लिए निकलने लगते हैं। तभी देव को एक फोन कॉल आता है। देव कॉल रिसीव करता है तो सामने से करण की आवाज आती है, अंडरस्को मास्टर हॉस्पिटल में एडमिट है, उन पे किसी ने अटैक किया है। ये सुन देव कहता है अंडरस्को, लेकिन ये सब हुआ कैसे, कल तक सब नॉर्मल था और ये कौन सा दुश्मन पैदा हो गया अब। करण कहता है अंडरस्को, अभी ये सब पता नहीं चला है, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहते हैं और अब मुझे नहीं लगता है कि उनके पास ज्यादा टाइम है। ये सुन देव थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है अंडरस्को, ठीक है मैं आ रहा हूँ।
ये बोल के देव कॉल कट कर देता है और फिर पिया से कहता है अंडरस्को, पिया मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम आ गए है तो तुम घर में रेस्ट करो। ये सुन पिया कहती है अंडरस्को, तो जरूरी काम आपका आया है, मेरा नहीं, मैं तो ऑफिस जा सकती हूँ। इस पर देव कहता है अंडरस्को, नहीं तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी, मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने की परमिशन देता हूँ, घर में जाओ जो करना है वो करो, लेकिन इस घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है तुम्हें। ये सुन के पिया को बहुत तेज गुस्सा आता है, वो गुस्से में कहती है अंडरस्को, हद है तानाशाही की। देव कहता है अंडरस्को, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मैं तुम्हें लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, एंड इट्स फाइनल। ये बोल के देव पिया को घर के अंदर छोड़ देता है और सारे गार्ड को कहता है कि कोई भी पिया को बाहर ना आने दे। ये करने के बाद देव वहां से चला जाता है। टू बी कंटिन्यूड। देव पिया को घर छोड़ के सीधा हॉस्पिटल जाता है, वहां पे उसे करण मिलता है। देव उसके पास जाके पूछता है अंडरस्को, अब कैसे है मास्टर? इस पर करण कहता है अंडरस्को, अभी उनका ऑपरेशन चल रहा है, बुलेट दिल के पास ही लगी है, इसलिए डॉक्टर बोल रोक है कि उनको बचा पॉसिबल नहीं है। ये सब सुन के बाद देव कहता है अंडरस्को, आखिर ये सब किया किसने? करण कहता है अंडरस्को, मुझे लगता है ये सारा काम विकी का क्या धारा है, वही हमेशा मास्टर के खिलाफ बोलता था और मास्टर तुझे वैल्यू देते थे तो इसके लिए उसे गुस्सा भी आता था। देव कहता है अंडरस्को, ये कैसी बच्चों की तरह बातें कर रहे हो तुम करण, सिर्फ छोटी से रीजन की वजह से भला कोई किसी पे जानलेवा अटैक क्यों करेगा? करण कहता है अंडरस्को, तेरे जाने के बाद और भी बहुत सी बातें हुई थी। देव कहता है अंडरस्को, ये सब हम बाद में पता करते हैं, पहले हमें मास्टर को बचाना होगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा ही जाएगा। ये सुन करना कहता है अंडरस्को, हाँ तुम सभी कह रहे हो, लेकिन उनके बचने के चांस बहुत कम है। करण और देव बात ही कर रहे थे, तभी करण के पास पिया का कॉल आता है। करण कॉल रिसीव करता है तो सामने से पिया कहती है अंडरस्को, भाई आप कहाँ हो? मुझे घर वापस जाना है। उद्धरण चिन्ह। पिया की बात सुन के करण कहता है अंडरस्को, छोटी क्या हुआ है? तुम्हें पता है ना कि घर अभी तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। ये सुन पिया कहती है अंडरस्को, मुझे नहीं पता है भाई, लेकिन जहाँ आप रह रहे हो मैं भी वही करूंगी। करण पिया को शांत करवाते हुए कहता है अंडरस्को, छोटी तुम शांत हो जाओ, मैं बस थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करता हूँ, बस कुछ वेट करो। फिर करण कॉल कट करता है और देव की तरफ देख के पूछता है अंडरस्को, क्या किया तूने मेरी बहन के साथ जो अब वहां रहना नहीं चाहती है? इस पर देव कहता है अंडरस्को, मैंने कुछ नहीं किया है, बस उसे आज ऑफिस जाने से मन कर दिया और घर में बैठने को बोला। ये सुन के आई थिंक उसे गुस्सा आ गया है, वैसे भी जब से शादी वाली बात पता चली है कुछ ज्यादा ही गुस्सा होने लगी है। करण कहता है अंडरस्को, तो अब करना क्या है? क्योंकि मैं अभी पिया को उस घर नहीं के जाना चाहता हूँ, मैंने नहीं चाहता कि अब उस पे कोई खतरा आया, और जहाँ मैं रहता हूँ वहां उसे लेके जा नहीं सकता और पूरे टाइम उसके साथ रह नहीं सकता। ये सुन देव कहता है अंडरस्को, तू कुछ भी बोल दे, उसे क्या फर्क पड़ता है, मैं उसे कहीं जाने दूंगा नहीं। तो करण कहता है अंडरस्को, हाँ तो ये बात तू यूं समझा ना। देव कहता है अंडरस्को, पहले मास्टर को बचा ले, क्योंकि पिया उस घर से कहीं नहीं जा सकती है जब तक मैं न चाहूँ। फिर वो दोनों अपने मास्टर के वार्ड के बाहर चले जाते हैं और ऑपरेशन खत्म होने का वेट करते हैं। कुछ घंटे में जाके ऑपरेशन खत्म होता है और डॉक्टर बाहर आके कहते हैं अंडरस्को, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल है, लेकिन डॉक्टर की बात को बीच में काट के कारण पूछता है अंडरस्को, लेकिन क्या? इस पर डॉक्टर आगे कहते हैं अंडरस्को, लेकिन जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता है कुछ बता नहीं सकते हैं। डॉक्टर अपनी बात कह के वहां चले जाते हैं। उनके जाने के बाद करण कहता है अंडरस्को, हमें ये बात आगे किसी को पता नहीं चलने दे सकते हैं, हो सकता है कि जिसने मास्टर पे अटैक किया हो उसे ये पता चले तो वो फिर से उन्हें मारने के बारे में सोचे। इस पर देव कहता है अंडरस्को, तुम सही कह रहे हो, और न ही हम ये बात बाहर आने दे सकते हैं कि मास्टर को कुछ हो गया है, नहीं तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने उनके जगह पे अपनी आंख गड़ा रखी होगी। करण कहता है अंडरस्को, तो अब करना क्या है? क्योंकि अब तो हमें ही मास्टर को अपने पास रखना होगा जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं। देव कहता है अंडरस्को, क्या तू रख सकता है अभी? करण कहता है अंडरस्को, अभी तू बिल्कुल नहीं, मेरे घर पे अभी स्नेहा है, मुझे डर है वो कुछ न कर दे मास्टर को, और वैसे भी हमें अभी तक उसके इरादे पता नहीं चले हैं। इस पर देव कहता है अंडरस्को, वाह रे प्यार। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अभी तक समझ ही नहीं आया है। इस पर करण कहता है अंडरस्को, हो गया तेरा। देव कहता है अंडरस्को, ठीक है तो मास्टर को मैं अपने साथ लेके चला जाऊंगा। करण कहता है अंडरस्को, पिया को क्या कहेगा? देव अंडरस्को, कुछ भी, वैसे भी अभी तो गुस्सा है मेरे से, इसलिए ज्यादा नहीं पूछेगी। कुछ देर बाद मास्टर को होश आ जाती है। देव और करण उनसे मिलने जाते हैं, तभी मास्टर की नज़र उन दोनों पे जाती है और देव उनकी तरफ देख के पूछता है अंडरस्को, मास्टर अब आप कैसा फील कर रहे हो? इस पर मास्टर कहते हैं अंडरस्को, मैं अब ठीक हूँ। करण कहता है अंडरस्को, ये सब जिसने किया मास्टर? इस पर मास्टर कहता है अंडरस्को, मुझे पता नहीं चला कि ये किसने किया है।
देव कहता है अंडरस्को मास्टर अब आपका अकेले रहना सेफ नहीं है और हम किसी को ये बता भी नहीं सकते हैं कि आप अटैक हुआ है, इसलिए जब तक ये मैटर सोल्व नहीं होता आप मेरे साथ रहिए। देव की ये बातें सुन के मास्टर कहते हैं अंडरस्को बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर तुम्हें इस बातें कोई दिक्कत नहीं होगी क्या? इस पर देव कहता है अंडरस्को दिक्कत किस बात की मास्टर, मैं आज को भी हूँ वो सब आपके वजह से हूँ। अगर मुझे इस जीवन में आपके किए एहसानों को चुकाने को मिलेगा तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। इस पर मास्टर कहते हैं अंडरस्को देव मुझे खुशी है तुम्हारी सोच पे, तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो। करण कहता है अंडरस्को मास्टर मैंने सारा इंतजार करवा दिया है, इस हॉस्पिटल से हम बिना किसी को भनक लगे निकल सकते हैं। आई थिंक अब हमें लेट नहीं करना चाहिए। ये सुन के देव कहता है अंडरस्को तुम ठीक कह रही हो करण, हमें ये से चलना चाहिए। ये बोल के देव और करण मास्टर को निकलवाने का इंतजाम करने लग जाते हैं और बिना किसी को कुछ पता चले वो दोनों उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल लेते हैं। देव मास्टर को अपनी कार में बिठाया है और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। करण भी देव के बगल वाली सीट पे बैठ जाता है। उसके बाद कार अपनी स्पीड में वहां से निकल पड़ती है। कुछ देर बाद सभी लोग देव के विला के सामने खड़े होते हैं। देव मास्टर को कार से निकलता है और उन्हें व्हीलचेयर पे बिठाता है। उसके बाद उन्हें विला के अंदर ले जाने लगता है। अंदर जाकर करण और देव मास्टर को नीचे के ही रूम में ले जा रहे होते हैं कि तभी पिया की आवाज आती है अंडरस्को भाई आप कब आए? ये सुनते ही करण और देव पीछे पलते हैं और पिया को देखते हैं जो अपनी सवालिया नजरें लेके उन्हें ही देख रही होती है। पिया के सवाल सुन के करण कहता है अंडरस्को बस अभी अभी आया हूँ छोटी, तुम बताओ तुम कैसी हो? इस पर पिया कहती है अंडरस्को मैं तो ठीक हूँ लेकिन ये कौन है? ये सवाल करते करते पिया मास्टर के सामने आ जाती है। जैसे ही मास्टर पिया को देखते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पिया को देखने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद वो देव से पूछते हैं अंडरस्को देव ये कौन है? इस पर देव कहता है अंडरस्को मास्टर ये पिया है करण की बहन और मेरी वाइफ। ये सुन के मास्टर कहते हैं अंडरस्को मुझे आराम करना है, मुझे रूम में लेके चलो। देव जैसे ही ये सुनता है वो मास्टर को लेके रूम में चला जाता है। वही बाहर खड़ी पिया करण को देख के पूछती है अंडरस्को भाई कौन थे ये, मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? और जब सर ने मुझे अपनी वाइफ बताया तो आपको ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ा? कहीं ये बात आप भी पहली ही तो नहीं जानते थे? इस पर करण कहता है अंडरस्को नहीं छोटी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो तब पता चला जब तुम्हें इस बारे में पता चला। मुझे देव ने खुद बताया था और रही बात इनकी तो ये देव के कॉलेज प्रोफेसर है और आज इन पर अटैक हुआ है, इसलिए देव इनकी हेलो कर रहा है। बस अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। ये बोल के करण रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद देव भी मास्टर को छोड़ के अपने रूम में चला जाता है। वही अपने रूम में मास्टर खुद से कहते हैं अंडरस्को ये कैसे हो सकता है? हुबहू वही चेहरा आज 21 बार देख रहा हूँ, ये कैसे मुमकिन है? और ये करण की बहन कैसे हो सकती है? मुझे पूरी बात का पता करना होगा। ये बोल के मास्टर किसी को कॉल करते हैं और कुछ बात बोल के कॉल कट कर देते हैं। देव के रूम में पिया आराम से बैठी होती है। कुछ देर में देव रूम में आता है तो उसे देख पिया कहती है अंडरस्को आप ये क्या कर रहे हो? इस पर देव कहता है अंडरस्को एक पति को अपनी पत्नी के तुम में आने से पहले परमिशन लेने की जरूरत है क्या? इस पर पिया चीड़ के कहती है अंडरस्को शायद आप भूल रहे हैं कि मैंने अभी तक इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो कायदे से आपको मेरे रूम में आने से पहले परमिशन की जरूरत है। देव पिया की बातों को इग्नोर करता ही और उसे गले से लगा लेता है। पिया खुद को देव की बाहों से आज़ाद करने की कोशिश करती है पर कुछ देर बाद वो भी देव को गले लगा लेती ही और अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये मोहब्बत है जनाब, कितनी भी तकलीफ दे मगर सुकून भी उसी की बाहों में मिलता है। उसे बाद दोनों अलग होते हैं। फिर देव पिया को कहता है अंडरस्को टाइम पे खाना खा लेना, मुझे आने में लेट हो सकता है। ये बोल के देव वहां से चला जाता है। देव का केबिन। देव अपने केबिन में बैठ के काम कर रहा था, तभी विजय उसके पास एक कहता है अंडरस्को सर आपके चाचा जी आपसे बात करना चाहते हैं। इस पर देव कहता है अंडरस्को उनसे बोल दो मेरे पास अभी टाइम नहीं तो कल बात करते हैं। ये बोल के देव मीटिंग रूम के तरफ चला जाता है। देव का विला। पिया नीचे हॉल में आती है तभी उसे एक रूम से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। पिया उस तरफ जाती ही और देखती है कि मास्टर पानी पीने के लिए गिलास में पानी डाल रहे थे, वही उनके हाथ से छूट गया था। पिया जल्दी से उनके पास जाती है और गिलास लेके उसने पानी भर के उन्हें दे देती है। मास्टर पानी पीने के बाद पिया से पूछते हैं अंडरस्को तुम करण की बहन हो? पिया हाँ में जवाब देती है। तब मास्टर कहते हैं अंडरस्को देव से तुम कैसे मिली? इस पर पिया कहती है अंडरस्को मैं उनके ऑफिस में काम करती हूँ। मास्टर हम कहते हैं। फिर कुछ देर रुक के कहते हैं अंडरस्को क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने का बना सकती हो? वो क्या है न कि मुझे यहाँ के मेड के हाथों का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये सुन के पिया कुछ देर सोचने लगती है क्योंकि उसे तो कुछ बनाने आता ही नहीं था। फिर भी वो पूछती है अंडरस्को ठीक है आप क्या खाएंगे? उद्धरण चिन्ह। इस पर मास्टर कहते हैं अंडरस्को कुछ भी हल्का सा खाना। पिया हाँ में सिर हिला के चली जाती है। किचन में खड़ी होकर पिया सोचने लग जाती है कि वो क्या बनाए। कुछ देर सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो खिचड़ी बनाएगी।
पिया फिर से अपना ब्रह्मास्त्र यानी यूट्यूब खोलती है और उस पे खिचड़ी की रेसिपी देखती है। उसे देख पिया कहती है अंडरस्को तो बेसिकली खिचड़ी एक लिक्विडी पल्पी चीज़ है, ये बनाना तो ईजी है और कुकर में और अच्छे से और जल्दी बन जाएगा। ये बोल के पिया वेजिटेबल्स काटने लग जाती है। उसके बाद पिया यूट्यूब पे देख देख के खिचड़ी बनाने लग जाती है। आज पहली बार पिया ठीक है खाना बना रही होती है। कुछ देर बाद खिचड़ी बन के तैयार हो जाती है। तब तक देव भी ऑफिस से वापस आ जाता है और मास्टर से मिलने उनके रूम में जाता है। देव मास्टर से कहता है अंडरस्को मास्टर आपने कुछ खाना क्यों नहीं खाया। इस पर मास्टर कहते हैं अंडरस्को मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए, वैसे मैंने पिया को कहा है कुछ बनाने के लिए। ये सुन के देव शॉक हो जाता है क्योंकि उसे अच्छे से पता होता है कि पिया किस टाइप का खाना बनाएगी। तभी पिया रूम में एंटर होती है। उसके हाथ में खिचड़ी की एक प्लेट होती है। उसे वो काफ़ी टेबल पे रख के कहती है अंडरस्को ले लीजिए आप ये खा लीजिए। देव पिया के पास जाके कहता है अंडरस्को पिया तुमने ये कैसे बनाया है। देव की बात सुन के पिया कहती है अंडरस्को कैसे मतलब, अपने हाथों से बनाया है। इस पर देव कहता है अंडरस्को मेरा मतलब है कि तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता है ना। पिया बोलती है अंडरस्को हाँ लेकिन मैंने यूट्यूब पे देख के बनाया है। यूट्यूब का नाम सुनते ही देव जल्दी से पिया को कहता है अंडरस्को मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है यूट्यूब से देख के कुछ भी मत किया करो। पिया चीड़ के कहती है अंडरस्को हर बार मैं गलती करूँ ये जरूरी नहीं है, और खिचड़ी की शक्ल देखे कितना अच्छा है, बिल्कुल वैसा जैसा यूट्यूब पे दिखाया था। देव कहता है अंडरस्को हाँ क्यों नहीं, पर टेस्ट कैसा है ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। मास्टर उन दोनों को लड़ता देखते हैं तो पूछते हैं अंडरस्को क्या हुआ है तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। इस पर देव कहता है अंडरस्को कुछ नहीं मास्टर आप टेस्ट करके बताए कैसा बना है। मास्टर हाँ में सिर हिला देते हैं और खाने लगते हैं। देव और पिया ध्यान से उनके एक्सप्रेशन देखते हैं। एक बाइट खाने के बाद मास्टर कहते हैं अंडरस्को इस खिचड़ी का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो बेटा। ये सुन के पिया बहुत खुश हो जाती है और देव शौक। देव अपने मन में कहता है अंडरस्को कभी मेरे लिए तो कुछ बनाया है, ऊपर से मुझसे ही बनवाया है। पिया को समझ आ रहा होता है कि देव क्या सोच रहा है। इस पर पिया देव के कान के पास जाके कहती है अंडरस्को वो क्या है ना, पुरानी कहावत है दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, उसी तरह से खाना बनाने वाले हाथ से भी किसी किसी के लिए ही खाना बनता है। ये बोल के पिया धीरे धीरे हंसने लगती है। देव उससे कहता है अंडरस्को बहुत हंसी आ रही है, रूम में चलो तब बताता हूँ। ये सुन पिया कहती है अंडरस्को ये मत भूले कि मैंने अभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए आप मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, समझे। उद्धरण चिन्ह। इस पर देव कहता है अंडरस्को और तुम ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें प्यार दिल से कबूल किया है, इसलिए तुम पे सिर्फ मेरा ही हक है। देव की बात सुन के पिया कहती है अंडरस्को कुछ भी। देव बोलता है अंडरस्को कुछ भी नहीं, सही बात है। तभी मास्टर की आवाज आती है अंडरस्को तुम दोनों फिर से लड़ने लग गए हो, कितना लड़ती हो तुम दोनों। देव कहता है अंडरस्को नहीं मास्टर हम लड़ कहाँ रहे थे, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। देव की मास्टर के सामने ऐसी हालत देख पिया को अंदर ही अंदर हंसी आ रही होती है। देव और पिया उसके बाद अपने रूम में जाते हैं। देव जल्दी से पिया को गले लगा लेता है और बोलता है अंडरस्को क्या बात है, आज तो तुम्हारे हाथों ने कमाल ही कर दिया। आज तक कभी मास्टर ने ज्यादा लोगों के खाने की तारीफ नहीं की है, लेकिन तुम्हारी कर दी है। इस पर पिया कहती है अंडरस्को अब मैं हूँ ही इतनी टैलेंटेड, आपको ही नहीं पता था। इस पर देव बोलता है अंडरस्को अच्छा जी देखे तो जरा हम और क्या क्या टैलेंट है मेरी बीवी में। ये बोल के देव पिया को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड पे लिटा देता है, फिर खुद उसके ऊपर आ जाता है। ये देख पिया कहती है अंडरस्को ये आप क्या कर रहे हो। देव कहता है अंडरस्को वही जो हर पति करता है, अपनी पत्नी को बहुत सारा प्यार। ये बोल के देव पिया को किस करने लग जाती है। पहले पिया कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी देव को किस करने लग जाती है। कुछ देर के बाद जब पिया को सांस लेने में दिक्कत होती है तो देव उसे छोड़ देता है। फिर देव पिया की गर्दन पे किस करने लग जाता है। पिया भी इस फीलिंग में बही जा रही होती है और देव को नहीं रोकती है। कुछ देर तक जब देव पिया की गर्दन पे किस कर रहा होता है, उसके बाद वो अपना सिर ऊपर करके पिया को देखता है जो उसके अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। देव पिया के कान के पास जाता है और पूछता है अंडरस्को क्या हुआ पिया। इस पर पिया अपनी आंखें खोल के उसे देखती है, फिर न में सिर हिला देती है। ये देख देव स्माइल करता है और कहता है अंडरस्को तो अपनी आंखें खोल के रखो। इस पर पिया कुछ नहीं कहती है। देव फिर से पिया के गर्दन पे किस करने लग जाता है। धीरे धीरे देव नीचे की तरफ बढ़ता है तो पिया उसे रोक देती है। देव वापस आके पिया के लिप्स पे हल्का सा किस करता है और उसे अपने बाहों में लेके सो जाता है। सुबह का वक्त, करण का विला। करण अपने विला में स्नेहा का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा होता है, उसकी हर एक डिमांड पूरी करता है, सिर्फ उसे तनु से बात नहीं करने देता है, जिससे कितनी बार स्नेहा उस पर गुस्सा भी हुए है, पर करण को समझ आ रहा होता है कि वो ऐसा अपनी प्रेजेंसी की वजह से कर रही होती है। करण स्नेहा के पास आता है और उससे बोलता है अंडरस्को ये लो यही खाने का मन कर रहा था ना तुम्हारा।
इस पर स्नेहा हाँ में सिर हिला देती है। करण के हाथ से वो चीज़ जल्दी से ले लेती है। दरअसल स्नेहा को रोड साइड फूड खाने का मन कर रहा होता है, लेकिन करण उसे ऐसा खाना खाने से मना कर देता है, इसलिए स्नेहा बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर हार मान के करण को वो लाना ही पड़ता है। स्नेहा जल्दी से वो खाना खाने लग जाती है, तभी उसे करण की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि अंडरस्को, आज आखिरी बार मैंने तुम्हें ये खाना खाने दिया है, आगे से ऐसे कहने की जिद मत करना, मैं नहीं ला के दूंगा। ये सुन के स्नेहा कुछ नहीं कहती है, बस अपना मुंह बना लेती है। कुछ देर के बाद स्नेहा सारा खाना खत्म कर लेती है। फिर करण की तरफ देख के कहती है, अंडरस्को, मुझे कहीं बाहर घूमना है, मैं इस रूम में रहते रहते बोर हो गई हूँ। इस पर करण अपनी आईब्रो उठा के कहता है, अंडरस्को, भूल जाओ, अगर तुम्हें कहीं बाहर जाने हैं तो गार्डन में चली जाए, लेकिन इस विला के बाहर नहीं। ये सुनते ही स्नेहा को फिर से गुस्सा चढ़ता है और वो चिल्ला के कहती है, अंडरस्को, आखिर तुम चाहते क्या हो? अब तो तुम्हें मुझे कोई खतरा भी नहीं है, फिर क्यों मुझे बंद रखा है और कहीं बाहर भी नहीं जाने देते हो? करण कहता है, अंडरस्को, इस बात पे मुझे लड़ के कोई फायदा नहीं होगा, तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हें बाहर क्यों नहीं जाने देता हूँ। करण फिर अपने बात को आगे बढ़ते हुए कहता है, अंडरस्को, अब रेस्ट करो, तुम्हें इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, जब मुझे लगेगा सब ठीक है तब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर घूमने की परमिशन दे दूंगा, तब तक के लिए टेक रेस्ट। ये बोल के करण रूम से बाहर चला जाता है और अंदर स्नेहा गुस्से से तिलमिला रही होती है। देव का विला। पिया सुबह उठ के फिर से मास्टर के लिए कुछ हल्का सा खाना बना रही होती है, तभी देव उसके पास आके कहता है, अंडरस्को, तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने न्यू को खाया किया है जो मास्टर के अकॉर्डिंग खाना बना देगा। तभी पिया कहती है, अंडरस्को, अरे ये तो ठीक है, लेकिन इसी बहाने मैं कुछ बनाना सीख रही हूँ, आपको पता है मुझे हमेशा से खाना बनाने का शौक रहा है, लेकिन कभी कुछ बनता ही नहीं था। इस पर देव कहता है, अंडरस्को, लेकिन तुम्हें कुछ क्यों बनाना सीखना है, मैंने हूं ना, तुम बस ऑर्डर करो क्या खाना है, मैं बना देता है। ये सुन के पिया हंसने लग जाती है। तुम्हारा ज़र्फ है, तुमको मोहब्बत भूल जाती है, हमें तो जिसने हंसकर भी पुकारा याद रहता है, मोहब्बत में जो डूबा हो उसे साहिल से क्या लेना, किसे इस बहर में जाकर किनारा याद रहता है। दिन ऐसे ही बीतते गए और 1 महीना निकल गया। इस बीच पिया ने देव को माफ़ भी कर दिया और उसे अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट भी कर लिया। मास्टर भी अब तक रिकवर हो चुके थे। देव अपने कामों में बहुत बिजी रहने लगा और करण का भी आना जाना देव के विला पे कम हो गया था, क्योंकि उसे स्नेहा का ध्यान रखना होता था। पिया अभी अपने रूम में बैठ के अपने देव के रिश्ते को आगे बढ़ने के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि आज देव का बर्थडे होता है, इसलिए उसने पूरे दिन में बहुत सी तैयारी भी को होती है। पिया आज बहुत अच्छे से रेडी होती है। उसने आज रेड कलर की साड़ी पहन रखी होती है, जिससे वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। आज पिया ने अपने हाथों से देव के लिए खाना बनाया था। वैसे अभी तक पिया को ज़्यादा खाना बनाना नहीं आया था, पर जितना भी आता था उसने उसी से कुछ कुछ बना दिया था। अब बस इंतजार था तो देव के आने का। देव आज आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, जिससे पिया को हल्का हल्का हलगुस्सा आने लगता है और वो देव को कॉल करती है और बोलती है, अंडरस्को, हेलो, कहाँ है आप? इतनी देरी से कोई आता है भला? देव कहता है, अंडरस्को, अरे शांत हो जाए, मैं आ गया ही, बस गेट के पास हूँ। ये बोल के देव घर के अंदर एंटर करता है। देव पिया नज़र जैसे पे जाती है वो तो बस उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि आज पिया बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। देव पिया को अपलक देखता रहता है। उसकी अहमियत है क्या, बताना भी ज़रूरी है उससे इश्क अगर तो जताना भी ज़रूरी है। अब काम लफ्फाजी से तुम कब तक चलाओगे? उसकी झील सी आंखों में डूब जाना भी ज़रूरी है। दिल के जज्बात तुम दिल में दबाकर मत रखो, उसको देखकर प्यार से मुस्कुराना भी ज़रूरी है। उसे ये बारहा कहना वो कितना खूबसूरत है, उसे नगमे मोहब्बत के सुनाना भी ज़रूरी है। किसी भी हाल में तुम छोड़ना हाथ मत उसका, किया है इश्क गर तुमने, निभाना भी ज़रूरी है। सहर अब रूठना तो इश्क में है लाजमी, लेकिन कभी महबूब गर रूठे तो मनाना भी ज़रूरी है। उसके बाद देव धीरे धीरे पिया के पास जाता है और उसके करीब जाके कहता है, अंडरस्को, क्या बात है, आज तो कत्ल करने का इरादा है क्या? इस पर पिया कहती है, अंडरस्को, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। फिर पिया देव के कान के पास जाके धीरे से कहती है, अंडरस्को, हैप्पी बर्थडे। ये सुन के देव हल्की सी स्माइल देता है और कहता है, अंडरस्को, तो तुम्हें पता चल गया कि आज मेरा बर्थडे है? इस पर पिया हाँ में सिर हिला देती है। देव कहता है, अंडरस्को, अच्छा चलो मुझे मेरा गिफ्ट दो। इस पर पिया कहती है, अंडरस्को, इतनी जल्दी क्या है, पहले केक काट लीजिए और खाना तो खा लीजिए, आज मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। ये बोल के पिया देव को अपने साथ रूम में लेके जाती है। देव रूम में जाके एक बार फिर से शॉक हो जाता है, क्योंकि पूरा रूम डेकोरेट होता है। पिया देव को देख के कहती है, अंडरस्को, आप यही रुकिए, मैं आपका केक लेके आती हूँ। इस पर देव हाँ में सिर हिला देता है। फिर पिया केक लेके आती है और देव और पिया साथ में केक कट करते हैं और एक दूसरे को खिलते हैं। उसके बाद देव कहता है, अंडरस्को, अब तो केक कट गया, अब बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है? इस पर पिया देव के पास आके बड़े प्यार से कहती है, अंडरस्को, आपका गिफ्ट तो आपके सामने ही है। ये बोल के पिया एक सॉन्ग प्ले करती है और देव के साथ डांस करने लगती है। हो आजकल तन्हा, मैं कहाँ हूँ, साथ चलता कोई, उसकी हमें आदत होने की, आदत हो गई, वह जो मिला है जब से,
उसकी सोहबत हो गई। एक ज़रा मासूम से के दिल की आफत हो गई। सुन ले ज़रा, सुन ले ज़रा, दिल ने कहा, इतना बस मुझे पता है, बड़ी ही एम इन लव, एम इन लव। तू ही बता जाने क्या मुझे हुआ है। ओस बूंदों में तू है, आंखें मूंदों में तू है, दिशाओं दस तू है, तू ही है बस तू है, दिल का शहर तू है, अच्छी खबर तू है, फुर्सत की हंसी तू है, जो भी थी कामी तू है। ओस बूंदों में तू है, आंखें मूंदों में तू है, दिशाओं दस तू है, तू ही है बस तू है, दिल का शहर तू है, अच्छी खबर तू है, फुर्सत की हंसी तू है, जो भी थी कामी तू है। तू है मेरा, तू है मेरा, कुछ मैं जानू ना, इतना बस मुझे पता है, बड़ी ही एम इन लव, एम इन लव। तू ही बता जाने क्या मुझे हुआ है। बादल पे चलता हूँ मैं, गिरता संभलता हूँ मैं, ख्वाहिशें करता हूँ मैं, खोने से डरता हूँ मैं, जाएगा न सोया हूँ मैं, मुसाफिर खोया हूँ मैं, कुछ सरफिरे सा हूँ मैं, बुद्धू ज़रा सा हूँ मैं। बादल पे चलता हूँ मैं, गिरता संभलता हूँ मैं, ख्वाहिशें करता हूँ मैं, खोने से डरता हूँ मैं, जाएगा न सोया हूँ मैं, मुसाफिर खोया हूँ मैं, कुछ सरफिरे सा हूँ मैं, बुद्धू ज़रा सा हूँ मैं। दिल क्या करे, दिल क्या करे तेरे बिना, इतना बस मुझे पता है, बड़ी ही एम इन लव, एम इन लव। तू ही बता जाने क्या मुझे हुआ है। देव और पिया एक दूसरे में खोजे सिर्फ डांस किए जा रहे थे। उसके बाद देव पिया को और अपने करीब कर लेता है और उसे किस करने लग जाता है। पिया भी अपनी आंखें बंद करने उस फीलिंग में खुद को खो चुकी थी। दोनों बस एक दूसरे में किस किए जा रहे थे, पूरी दुनिया से बेखबर होके। दोनों डांस करते करते हैं बहुत करीब आ जाते हैं। उसके बाद देव पिया को अपनी गोद में उठा के बेड पे लिटा देता है और उसके ऊपर आके उसे किस करने लग जाता है। फिर धीरे धीरे पिया की सारी उसके शरीर से अलग कर देता है और दोनों इस प्यार के एहसास में खो जाते हैं। सुबह का वक्त, पिया जब अपने आंख खोलती है तो देखती है कि देव उसे ही देख रहा होता है। पिया देव को देखती है और शर्मा जाती है। हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। देव पिया को गोद में उठा के बाथरूम में लेके जाता है और दोनों एक साथ ही शावर लेते हैं। उसके बाद देव पिया को बेड पे बिठा देता है और उसके लिए कुछ खाने को लेके आता है और दोनों साथ में खाना खाने लग जाते हैं। देव बड़े प्यार से पिया को खाना खिला रहा होता है। फिर दोनों साथ में नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि मास्टर सोफे पे बैठकर उनका ही वेट कर रहे होते हैं। देव उनके पास जाके पूछता है, अंडरस्को क्या हुआ मास्टर, आप ऐसे यहाँ क्यों बैठे हो। इस पर मास्टर कहते हैं, अंडरस्को हाँ वो मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे कुछ बात करनी थी। जा बोलिए आपको क्या बात करनी थी। देव बोलता है, वो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मास्टर बोलते हैं, लेकिन ऐसे अचानक क्यों, अभी आपको बाहर खतरा हो सकता है, हमें अभी तक पता नहीं चला कि आप पे गोली किसने चलाई थी। देव मास्टर की फ्रिक करते हुए बोलता है। देव, वो जो भी था उसका पता तभी चलेगा जब मैं यहाँ से निकलूंगा, अगर यहाँ रहा तो कुछ नहीं पता चलने वाला है। मास्टर देव को समझते हुए बोलते हैं, नहीं मास्टर अभी आप मत जाए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं बहुत जल्द उसे ढूंढ निकलूंगा और उसे ढूंढने के लिए आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देव मास्टर को रोकते हुए बोलता है, पिया बेटा तुम अपने रूम में जा सकती हो, मुझे देव से कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम्हारे सामने नहीं कर सकता। मास्टर पिया से बोलते हैं, जी मैं जाती हूँ, पिया बोलती है। उसके बाद पिया अपने रूम में चली जाती है। फिर देव की तरफ देख के बोलते हैं, अंडरस्को देव मैंने देखा तुम अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से फिर से इस काली दुनिया में कदम रखो। मास्टर मैं आपको नहीं खोना चाहता हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, यहाँ से बाहर आप पे हर वक्त सिर्फ खतरा ही खतरा होगा। देव बोलता है, देव तुम बात समझो, आखिर मैं कब तक ये रह सकता हूँ, क्या पता कल क्या हो जाए। हो सकता है जो मेरे पे खतरा है वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ जाए और इससे सभी की जान खतरे में आ जाएगी। मास्टर थोड़ी ऊंची आवाज में कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हूँ इस घर में कोई खतरा नहीं आ सकता है, आप इस सब बातों की चिंता छोड़े। देव बोलता है, ठीक है तुम नहीं मानने वाले हो, बहुत जिद्दी हो तुम, लेकिन मैं तुमने 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ, एज टैब तक तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो मैं इस घर को छोड़ दूंगा, मंजूर है तो बोलो। मास्टर अपनी शर्त रखते हुए बोलते हैं, ठीक है, और अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो आप कभी इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। देव बोलता है, ठीक है नहीं जाऊंगा। मास्टर ये बोल के अपने रूम में चले जाते हैं। देव भी अपने रूम में जाता है और पिया को देखता है जो खिड़की से बाहर देख रही होती है। देव उसके पास जाके उसे पिच से लगा लेता है। पिया देव को कहती है, अंडरस्को क्या कहा उन्होंने, वो नहीं जा रहे हैं न। उद्धरण चिन्ह, नहीं वो नहीं जाएंगे, वैसे इतने कम समय में तुम्हें उनसे लगाव हो गया है। देव बोलता है, हाँ पर पता नहीं ऐसा क्यों, मैं जब भी उन्हें देखती हूँ तो लगता है जैसे वो मेरे कोई अपने हैं। पिया देव की तरफ देख के बोलती है, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुमने उनकी बहुत सेवा की है और हर वक्त उसके साथ रहती, वो यहाँ तक कि उनके लिए थोड़ा बहुत खाना भी बनाना सीख लिया, जो मुझे इम्पॉसिबल लगता था।
ये बोल के देव हंसने लगता है और पिया गुस्से से उसे घूरने लग जाती है। देव कहता है अंडरस्को अच्छा ठीक है, ऑफिस भी चलाना है, तुम चलोगी कि नहीं? इस पर पिया कहती है अंडरस्को हाँ, वैसे भी मैंने बहुत छुट्टी ले ली है, आपने कंपनी वाले मेरी सैलरी कट कर लेंगे। हाँ उन्हें कहाँ पता है कि तुम उनकी लेडी बॉस हो, देव पिया को बोलता है। हाँ तो मुझे अभी उन्हें बताना भी नहीं है कि मैं अपनी वाइफ ही, पिया भी देव के टोन में कहती है। अच्छा बाबा चलो अब, देव बोलता है। उसके बाद दोनों कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। करण का विला। स्नेहा चुपचाप गार्डन में बैठी होती है और फूलों को देख रही होती है। आज करण ने बड़ी मुश्किल से उसे गार्डन तक आने की परमिशन देती, नहीं तो वो उसे विला के अंदर ही रहने देता है बस। स्नेहा फूलों को देखती हुई बहुत खुश लग रही थी और ये बात दूर खड़ा करण भी नोटिस कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर के बाद करण स्नेहा के पास आता हो और उसके साथ बैठ के कहता है अंडरस्को क्या सोच रही हो, यही कि 4 मंथ हो गए हैं, अभी तक मेरा पेट क्यों नहीं दिख रहा? स्नेहा बिना कुछ सोचे करण को ये बोलती है। स्नेहा की बात सुन के करण उसे अजीब तरह से देखता है क्योंकि आज पहली बार स्नेहा कुछ ऐसा बोल रही थी। करण को यही लग रहा था कि स्नेहा इस बच्चे से ज़्यादा अटैच नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद करण कहता है अंडरस्को मैंने इसके बारे में सर्च किया है, 5 मंथ के बाद या बीच में भी दिखे। स्नेहा कहती है अंडरस्को हम। फिर थोड़ी देर रुक के कहती है अंडरस्को तुम मुझे किसी से मिलने तो देते नहीं हो, काम से काम पिया से ही मिलने दो। करण स्नेहा की बात सुनता है, उसे समझ नहीं आता है कि वो स्नेहा को क्या जवाब दे क्योंकि स्नेहा को पिया से मिलने देने का मतलब है कि बहुत सी बातों को खुल जाना, और इस हाल अगर पिया ने स्नेहा को देखा तो हजारों सवाल करेगी। करण स्नेहा को नाराज नहीं करना चाहता है, इसलिए वो कहता है अंडरस्को पिया से तो मैं तुम्हें अभी नहीं मिलने दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो हम मॉल चल सकते हैं, हमें बेबी के लिए भी तो सी चीज़ें, लेकिन वो सब तुम अपनी पसंद से लेना। करण के मुंह से मॉल जाने की बात सुन के स्नेहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। ये देख करण एक स्माइल कर देता है। देव का ऑफिस। पिया ने फिर से अपने एचआर में काम स्टार्ट कर दिया था, पर उसे यहाँ रोज जय की शक्ल देखनी पड़ती थी जिससे वो इरिटेट हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि जय अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था जिसके अकॉर्डिंग उसे बिना किसी रीजन के जॉब से नहीं निकला जा सकता था और वो काम भी बहुत अच्छे से करता था। यही रीजन था देव उसे जॉब से नहीं निकलता क्योंकि वो अपने पर्सनल रीजन की वजह से किसी की प्रोफेशनल लाइफ जल्दी खराब नहीं करता था और जय ने अभी तक कोई गिरी हुई हरकत भी नहीं की थी जो देव को गुस्सा दिला सके। पिया अपने डेस्क पे बैठ के काम कर रही होती है, तभी उसके पास तनु आती है और बोलती है अंडरस्को पिया मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है? पिया बोलती है। नहीं अभी नहीं, हम लंच टाइम में कैंटीन में बात करेंगे, समथिंग सीरियस। ये बोल के तनु वहाँ से चली जाती है। पिया खुद से बोलती है अंडरस्को ऐसी क्या बात करनी है जो यहाँ नहीं कर सकती? फिर पिया अपना काम करने लग जाती है। देव का केबिन। देव अपने केबिन में काम कर रहा होता है, तभी उसके केबिन में कबीर आता है और सीधे आके देव के सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है। उसे देख देव बोलता है अंडरस्को आज अचानक कैसे आना हुआ? उद्धरण चिन्ह। फाइनली इस बार मुझे सच्चे वाला प्यार हो गया है, कबीर बोलता है। किससे? तनु से। देव अपना काम करते हुए बोलता है। तनु का नाम सुनते ही कबीर चीर जाता है और बोलता है अंडरस्को चुप कर, तू तेरी वजह से उसे झेल रहा हूँ और कुछ पता भी नहीं चला। आई मस्ट से बहुत चालाक लड़की है वो। देव ये सुन के बोलता है अंडरस्को तभी तो तुझे उसके पीछे लगा था क्योंकि मैंने नोटिस किया था वो तेरे में इंटरेस्ट ले रही थी। फिर देव अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहता है अंडरस्को ये रास्ता ठीक नहीं था पर मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था उसके बारे में पता करने का, पर अब लगता है ये भी फेल हुआ। देव की सारी बातें सुन के कबीर कहता है अंडरस्को तेरा हो गया हो तो मेरी भी सुन ले। इस पर देव कहता है अंडरस्को बोल क्या सुनूं मैं? कबीर कहता है अंडरस्को आई एम इन लव, कुछ नया बता। देव कबीर से बोलता है। नया यही है और इस बार सच में मुझे सच्चे वाला प्यार हुआ है, कबीर बोलता है। अच्छा और कौन है वो लड़की? देव पूछता है। इसी ऑफिस की है, न्यू एम्प्लॉय है, कबीर बोलता है। कौन सा डिपार्टमेंट? देव फिर से पूछता है। डिपार्टमेंट है, आज ही मुझे दिखी है, अब तू एक बात विजय से बोल उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को, कबीर रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है। अच्छा ठीक है लेकिन अब तनु का क्या होगा? देव उससे पूछता है। क्या होगा का क्या मतलब? तूने कहा था उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए मैं उसके पास जाऊँ, पर जब अब वो कुछ बता ही नहीं रही है और कोई सबूत भी नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों अपनी लाइफ बर्बाद क्यों उसके पीछे? कबीर बोलता है। अगर उसे तुझे प्यार हो गया होगा तो? देव बोलता है। मुझे नहीं लगता है, कबीर बोलता है। फिर कबीर अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहता है अंडरस्को क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो मुझे कुछ न कुछ जरूर बताती, पर ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। मुझे तो लगता है कि उसे शायद शक हो गया होगा कि मैं उसके पास कुछ जानने के लिए आया हूँ। हो सकता है, वैसे भी वो बहुत शातिर है, देव बोलता है। कैंटीन में। पिया कैंटीन में बैठ के तनु का वेट करने लग जाती है। तनु कुछ देर में पिया के पास आती है और बैठ के बोलती है अंडरस्को पिया मुझे तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में बताना था। फीलिंग के बारे में? पिया कंफ्यूज होके बोलती है।
हाँ यार पता है मैं कबीर को डेट कर रही हूँ, तनु बोलती है। वॉट? प्रिया शॉक होके बोलती है। हाँ और पहले मैं अपनी फीलिंग को लेके श्योर नहीं थी लेकिन अब हूँ, मुझे कबीर से सच में प्यार ही हो गया है, तनु खुशी से बोलती है। ये तो बहुत खुशी की बात है, क्या कबीर को इस बारे में पता है? प्रिया तनु से पूछती है। नहीं मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया है, तनु प्रिया को माना करते हुए बोलती है। फिर तनु अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहती है लेकिन मैं सोच रही हूँ आज शाम को उन्हें ये बात बता दूँ। ये तो अच्छी बात है, बता दो फिर, प्रिया बोलती है। हाँ बट मैंने कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ, तो क्या इसके लिए तुम मेरे साथ मॉल चलोगी? तनु प्रिया से पूछती है। हाँ क्यों नहीं, कब चलना है बता, प्रिया बोलती है। अभी चलते हैं क्योंकि मुझे बहुत सारी तैयारी भी करनी है शाम के लिए, तनु बोलती है। ठीक है फिर चल, प्रिया बोलती है। करण का विला। करण स्नेहा के रूम में आके पूछता है तुम रेडी हो, चले क्या हम? इस पर स्नेहा कहती है हाँ बस थोड़ी सी देर और, ये बोल के वो अपने बालों में कॉम्ब करने लग जाती है। तभी पीछे करण आता है और स्नेहा के हाथ से कॉम्ब लेके कहता है तुम बैठो मैं कर देता हूँ, ये बोल के वो स्नेहा के बाल बनाने लगता है। फिर स्नेहा करण को बोलती है वो ईयरिंग भी पहनी है, तब करण स्नेहा को ईयरिंग पहनता है। ये करते हुए वो दोनों काफी पास आ जाते हैं और दोनों की सांसें टकराने लगती है। फिर अचानक करण स्नेहा को किस करने लग जाता है। स्नेहा पहले तो इस अचानक किस से शॉक होती है, फिर वो भी करण को वापस किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे में खोसे जाते हैं। फिर कुछ देर बाद करण स्नेहा को छोड़ता है और उसके होठों पे वापस से लिपस्टिक लगा के कहता है चलो चलते हैं। फिर दोनों मॉल के लिए निकल जाते हैं। करण और स्नेहा कार में बैठ के जा रहे होते हैं। करण के कार के आगे पीछे दो कार चल रही थी क्योंकि करण कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। स्नेहा कार में बिल्कुल चुपचाप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। स्नेहा कार का रेडियो ऑन करती है और उसमें गाने बजने लगता है। आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे, दिल की ए धड़कन थे हर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर, बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की ए धड़कन थे हर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं, कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे, दिल की ए धड़कन थे हर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, पड़ गई दिल पर मेरे, आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे, आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगीं, सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहां की आज खुशियाँ, हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे, दिल की ए धड़कन थे हर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। ये गाना जैसे दोनों के दिल का हाल बता रहे हो, दोनों ही इस सॉन्ग में खोसे जाते हैं। तभी कार रुकती है और करण कहता है है पहुंच गए। ये बोल के वो स्नेहा को लेके अंदर चला जाता ही और बॉडीगार्ड को वही रहने कहता है। दूसरी तरफ तनु और प्रिया भी उसी मॉल में आते हैं और प्रिया तनु से पूछती है तो तुम क्या लेने वाली हो? उद्धरण चिन्ह ... मुझे तो समझ नहीं आता है कि क्या देना चाहिए, तुम ही कुछ सिगरेट करो ना, तनु रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है। अच्छा ठीक है, हम चल के देखते हैं कि क्या देना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि तुम रिंग दो क्योंकि प्रपोज करने के लिए रिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, और जरूरी तो नहीं कि लड़का ही रिंग, लड़कियां भी तो दे सकती है, प्रिया बोलती है। हाँ तुम तो ठीक कह रही हो, हम ऐसा ही करते हैं, तनु बोलती है। फिर दोनों रिंग लेने चले जाते हैं। करण और स्नेहा भी किड सेशन में जाके जरूरी का सामान लेने लग जाते हैं। तभी तनु जो रिंग लेने जा रही थी उसकी नज़र स्नेहा पे जाती है। वो उसे देख के शॉक हो जाती है। वो प्रिया से बोलती है प्रिया तुम चली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ठीक है मैं वेट करती हूँ, प्रिया बोलती है। नहीं तुम जाके पसंद करके रखो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, तनु बोलती है। अच्छा ठीक है, ये बोल के प्रिया शॉप में जाने लगती है। प्रिया के जाने के बाद तनु अपना चेहरा कवर करके वहां जाती है जहां पे स्नेहा होती है और उसके बगल में जाके सामान देखने लग जाती है। फिर धीरे से स्नेहा को कहती है दी मैं तनु। जैसे ही स्नेहा ये सुनती है वो तनु की तरफ देखने लगती है तो तनु बोलती है अरे क्या कर रही हो दी, मेरी तरफ मत देखो, करण यही है। ये सुन के स्नेहा वापस सामना देखने लग जाती है। तुम कैसी हो, स्नेहा तनु से पूछती है। मैं तो ठीक हूँ दी, लेकिन आप कहाँ है और इस कारण के साथ ऐसे कि द पेरेंट मी क्या कर रही हो? तनु बोलती है। आई एम प्रेग्नेंट, स्नेहा तनु से बोलती है। व्हाट, ये आप क्या कह रही हो दी? तनु शॉक होके बोलती है। मैं सच कह रही हूँ, वैसे ये छोड़ो, देव और करण ने चीफ को मार दिया है, स्नेहा बोलती है। ये सब कैसे हुआ दी? तनु फिर से शॉक होके बोलती है। स्नेहा कुछ बोलने ही वाली होती है तभी उसके पास करण आता है और बोलता है क्या हुआ, कुछ पसंद आया?
स्नेहा बोलती है अंडरस्को हाँ अभी देख रही हूँ। करण बोलता है अंडरस्को ठीक है, एजा थका हुआ फील हो तो बैठ जाना। स्नेहा बोलती है। तनु करण को देख के छिप जाती है। जैसे ही करण वहां से जाता है तो तनु फिर से स्नेहा के पास आके कहती है अंडरस्को दी ये अच्छा कहीं करण का तो नहीं है न? उद्धरण चिन्ह हाँ ये बच्चा करण का ही है। स्नेहा बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलती है। दी आप उसके इतना क्लोज जैसे जा सकती हो? आप अच्छे से जानती हो कि करण और देव की वजह से हम अनाथ हो गए हैं। तनु बोलती है। मैं अच्छे से जानती हूँ तनु, तो मुझे ये बात बार बार याद मत दिलाओ और साथ ही ये मत भूलो कि जीतने सबूत मिले थे हमें चीफ ने ही दिखाया था उनके खिलाफ, और ये बात तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि चीफ और इन दोनों की दुश्मनी बहुत पुरानी थी। स्नेहा तनु की तरफ देख के कहती है। तो आप क्या कहना चाहती तो दी? आपको लगता है कि इन सब के पीछे इन दोनों का हाथ नहीं है और चीर ने हमें मैनिपुलेट किया, हमें इस खिलाफ करके अपना फायदा सोचा? तनु स्नेहा से पूछती है। पता नहीं तनु क्या सच मुझे इस बारे में चीफ से बात करनी थी पर इसे पहले ही चीफ मार दिया गया। स्नेहा बोलती है। कोई बात नहीं दी, मैं आपको सच बताती हूँ। सच ये है कि इतने दिन करण के साथ रह के उसके इतने करीब जाके आप उसे अपना मानने लगी है, इसलिए ये भूल गई कि उस इंसान ने हमें किस तरह से बर्बाद कर दिया। अरे वो तो चीफ थे जिन्होंने हमारी जान बचाई, वरना तो आज हम भी नहीं होते अपने बदलना लेने के लिए। लेकिन आज आप वो सब भूल गई, लेकिन मैं कुछ नहीं भूली। आप चाहे साथ दे या न दे मैं अपना बदला लेके रहूंगी। तनु ये सब स्नेहा की तरफ देख के बोलती है और वहां से चली जाती है। स्नेहा तनु को देखती है फिर अपने मन में कहती है अंडरस्को पता नहीं तनु क्या करेगी। अगर इस बारे में देव या करण को कुछ पता चला तो कहीं मेरी बहन को कुछ कर न दे, अब मैं क्या करूं? तनु अपनी सोच में होती है, तभी पीछे से करण आके कहती है अंडरस्को अरे तुम अभी तक इसी डिपार्टमेंट में खड़ी हो, कुछ लिया नहीं? उद्धरण चिन्ह करण की आवाज सुन के स्नेहा खुद को नॉर्मल करती है और करण की तरफ पलट के कहती है अंडरस्को वो सभी इतने अच्छे लग रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा लूं और कौन सा नहीं लूं। बस इतनी सी बात, अगर तुम्हें सब पसंद आ गया है तो हम सभी लिए है। करण स्नेहा को प्यार से बोलता है। अरे नहीं इतने सारे टॉयज क्यों लेना? स्नेहा करण को रोकते हुए बोलती है। तुम्हें पसंद है ना, इसलिए और ज्यादा टॉयज हुए तो अच्छा है, हम बेबी का रूम और भी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। करण बोलता है। हाँ कर तो सकते हैं, स्नेहा बोलती है। फिर करण सभी टॉयज को खरीद लेता है। फिर स्नेहा से बोलता है अंडरस्को चलो अब तुम अपने लिए कुछ ले लो। ये सुन के स्नेहा हाँ में सिर हिला देती है और करण के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ पिया ज्वेलरी शॉप में बैठ के रिंग पसंद कर रही होती है और खुद से कहती है अंडरस्को तनु कब से वॉशरूम गई हुई है, आ ही नहीं रही है। पिया ये सोच ही रही थी कि तभी तनु पिया के पास आके बोलती है अंडरस्को आई एम सॉरी पिया मैं लेट हो गई। वो क्या है, जब मैं आ रही थी तो मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी, बस इससे से ही हेलो कर रही थी। कोई बात नहीं, ये रिंग देखो कैसी लग रही है। पिया तनु को एक रिंग दिखाते हुए बोलती है। ये तो बहुत अच्छी लग रही है, ये कबीर पे भी अच्छा लगेगा। तनु बोलती है। हाँ इसलिए मैंने इसे पसंद किया है, अब तुम्हें भी यही अच्छा लग रहा है तो ये ले लो। पिया तनु से बोलती है। तनु वो रिंग खरीद लेती है। फिर बाहर आके तनु पिया से पूछती है अंडरस्को पिया रिंग तो ले ली, अब मैं क्या करूँ, कैसे प्रपोज करूँ कबीर को? पिया बोलती है अंडरस्को तनु पहले तो तुम नॉर्मल हो जाओ, इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है और जैसा जैसा मैं बोलती ही बस वैसा वैसा ही करती जाओ। ये सुन के तनु हामी सिर हिला देती है। तनु सारी तैयारी कर लेती है कबीर को प्रपोज करने की। फिर कबीर को कॉल करती है लेकिन कबीर कॉल पिक नहीं करता है। तनु काफी बार कैलरी करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वो सैड होके वहां पे रखे एक चेयर पे बैठ जाती है और पिया को कॉल करती है। पिया उसका कॉल पिक करती है तो तनु उससे बोलती है अंडरस्को पिया कबीर तो कॉल पिक ही नहीं कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? उद्धरण चिन्ह इस पर पिया कहती है अंडरस्को कोई बात नहीं, कुछ देर बाद कॉल ट्राई कर, वो उठा लेंगे। ठीक है। तनु ये बोल के कॉल कट कर देती है। देव का विला। पिया अपने रूम में बैठ के इस बारे में ही सोचे जा रही थी कि आखिर कबीर कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा है। तभी देव आता है। देव को देख के पिया उससे पूछती है अंडरस्को कबीर कहाँ है? तनु उसे फोन कर रही है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। उद्धरण चिन्ह कबीर कुछ इंपोर्टेंट काम से लंदन गया है, देव पिया से बोलता है। लेकिन ऐसे अचानक एक बार उसे तनु को इस बारे में बता देना चाहिए था, वो उसका वेट कर रही है। आपको पता है आज वो कबीर को प्रपोज करने वाली थी, उसने पूरी तैयारी कर भी ली है, अब उसे कितना बुरा लगेगा। पिया देव को देख के कहती है। पिया के मुंह से ये सारी बातें सुन के देव शॉक हो जाता है और खुद से कहता है अंडरस्को तनु के दिल में कबीर के लिए फीलिंग है, मुझे तो लगा था कि वो बस कबीर का यूज कर रही है मेरे तक पहुंचने के लिए। अरे आप कहाँ खो गए हैं? पिया देव को पुकार के कहती है। कहीं भी तो नहीं, बस ऐसे ही, और तुम इतना मत सोचो, हो सकता है कि कबीर के दिमाग से बात निकल गई हो। देव पिया से बोलता है। हाँ मैं तनु को बता देती है, पिया बोलती है। पिया तनु को कॉल करके सब कुछ बता देती है। ये बात सुन के तनु को बहुत बुरा लगता है। वो खुद से कहती है अंडरस्को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी लाइफ से सभी एक एक करके छूटते जा रहे हैं, पहले मॉम डैड फिर दी और अब कबीर भी, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है?
तनु ये सब सोच के रोने लग जाती है, फिर खुद से कहती है अंडरस्को कहीं कबीर जानबूझ के तो लंदन नहीं गए मुझसे पूछा छुड़वाने के लिए, वैसे भी कुछ दिन से वो मुझसे बच रहे थे, ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे, कहीं वो मेरे करीब मेरे बारे में जानने तो नहीं आए थे, अगर ऐसा है तो ऐसा करने के लिए उन्हें जरूर देव खुराना ने कहा होगा। फिर तनु रुक के कहती है अंडरस्को एक बार फिर से मेरी जिंदगी उस देव की वजह से बर्बाद हुए है, मैं अब उसकी सबसे प्यारी चीज़ उसकी पिया को ही उससे अलग कर दूंगी, तब उसे पता चलेगा कि जब दिल टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। ये बोल के तनु जोर से हंसने लग जाती है और साथ ही उसके आंखों में आंसू भी होते हैं। करण का विला। स्नेहा जब से मॉल से आई है वो एकदम चुप थी, वो बार बार अपनी और तनु की बातें को याद कर रही थी। वो खुद से कहती है अंडरस्को पता नहीं आखिर क्या सच है और क्या झूठ है, लेकिन तनु सही तो कह रही थी, सारे सबूत तो करण और देव के खिलाफ ही थे, फिर भी मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि करण ऐसा कुछ करेगी। वो बिना किसी वजह के बेकसूर लोगों को भाई मरेगा, जरूर इसके पीछे बहुत गहरा राज है और मैं इस बारे में जान के ही रहूंगी। स्नेहा ये सब सोच ही रही थी कि तभी करण पीछे से आके उसे गले लगता है और उसके कान में कहती है अंडरस्को लेट्स गेट मैरिड। ये सुन के स्नेहा शॉक हो जाती है और करण को देखने लग जाती है। स्नेहा के ऐसे एक्सप्रेशन देख के करण कहता है अंडरस्को क्या हुआ, शादी नहीं करनी है क्या तुम्हें? उद्धरण चिन्ह नहीं ऐसी बात नहीं है, पर ऐसे अचानक ये सवाल? स्नेहा पूछती है मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे के इस दुनिया में आने पहले ही हम शादी कर ले, करण बोलता है। फिर करण रुक के कहता है अंडरस्को तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह वो ये सब इतना अचानक, मुझे थोड़ा सा टाइम दो सोचने के लिए, स्नेहा बोलती है। ठीक है टेक योर टाइम, करण बोलता है और स्नेहा के फॉरहेड पे किस करके चला जाता है। उसके जाने के बाद स्नेहा खुद से कहती है अंडरस्को शादी, वो भी करण से। इस सबसे पहले मुझे करण से सारी सच्चाई जाननी है, आखिर मुझे पता करना है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। हाँ मैं आज की करण से इस बारे में पूछ लूंगी, अगर वो मेरे से सच में प्यार करता है तो मुझे जरूर सच बताएगा। देव का विला। देव अपने रूम में आता है तो देखता है पिया बालकनी पे खड़ी होती है, तो देव उसके पीछे जाके उसी पूछता है अंडरस्को क्या हुआ है पिया, ऐसे क्यों खड़ी हो? उद्धरण चिन्ह पता नहीं, बस मन नहीं लग रहा है, पहले आपके मास्टर थे तो मैं उनसे बातें कर लिया करती थी, लेकिन अब बिल्कुल मन नहीं लगता है, पिया देव को जवाब देती है। ठीक तो तुम्हें चेयर अप करने के लिए हम कहीं घूमने जाते हैं, देव बोलता है। पिया देव की तरफ पलट के कहती है अंडरस्को कहाँ जाना है? उद्धरण चिन्ह ये तो तुम डिसाइड करके बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, देव बोलता है। तो पिया चहक के देव के पास आती है और बोलती है अंडरस्को मुझे ना गांव देखना है, आपको पता है मैंने कभी भी प्योर विलेज नहीं देखा है, मुझे एक बार कुछ दिनों के लिए गांव वाली लाइफ जीना है, शांति से। पिया की बात सुन के देव हंसने लग जाता है। देव को हंसता देख पिया उससे पूछती है अंडरस्को क्या हुआ, आप क्यों हंस रहे हो? उद्धरण चिन्ह मैं इसलिए हंस रहा कि अगर ये ऑफर किसी और लड़की को मिलता तो वो न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर लंदन जाने के लिए बोलती और तुम्हें गाँव जाना है, देव बोलता है। हाँ क्योंकि मुझे अपना मूड ठीक करना है और वो शांति में ही हो सकता है जो कि हमें गांव में मिलेगी। एक तो पहले से ही हम इतने भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं और इन सब जगह पे जाके भी वही होने वाला है, तो इसलिए अच्छा है ना हम ऐसी जगह जाए जहाँ पे हम कुछ दिन के लिए इस तरह की लाइफ को भूल सके। पिया बोलती है ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे लिए विलेज ट्रिप ही अरेंज करवाता हूँ, लेकिन हम सिर्फ कुछ दिन के लिए जाएंगे। हाँ तो मैं कौन सा आपको वहाँ पे बसने कह रही हूँ, पिया बोलती है। तुम्हारी एक्साइटमेंट देख के लग रहा है कि तुम बसने के ही इरादे से जाना चाहती हो, देव बोलता है। फिर देव पिया को किस करने लग जाता है और दोनों सब कुछ भूल के एक दूसरे को किस करते हैं। जब पिया को सांस लेने की प्रॉब्लम होती है तो देव उसे छोड़ देता है, फिर उसे अपनी गोद में उठा के बेडरूम में ले जाता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। देखा तो तुझे जब पहली बार मैंने अपनी आंखों पर न किया था एतबार मैंने, क्या होता है कोई इतना भी खूबसूरत, यही पूछा था खुदा से बार बार मैंने, तेरे नीले नीले नैनों ने किया था काला जादू मुझ पर, यूं ही तो नहीं खो दिया था करार मैंने। करण का विला। आज स्नेहा ने डिसाइड कर लिया था कि वो करण से पूरी बात कर लेगी है और सच का पता कर लेगी, जिससे वो अपनी आने वाली जिंदगी का स्वागत अच्छे से कर सके। स्नेहा अपने रूम में बैठ के करण के आने का वेट कर रहा होता है। जब करण आता है तो देखता है कि स्नेहा खिड़की के पास बैठी है। करण उसके पास जाके पूछता है अंडरस्को कुछ सोचा तुमने? उद्धरण चिन्ह करण की बात सुन के स्नेहा होश में आती है और करण की तरफ देख के कहती है अंडरस्को हाँ लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी है, करण तपाक से बोलता है। जब तुम्हें पता ही है तो तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते? स्नेहा बोलती है मैं तुझे सच नहीं बता रहा था क्योंकि इस सब में मैं और देव कहीं से भी नहीं है, हमें तो पता भी नहीं था कि तुम और तनु कौन हो और क्या चाहती हो हमसे। करण बोलता है तुम्हारे डैड काफी ईमानदार ऑफिसर थे और हमने कभी भी अपने काम में ईमानदार लोग को परेशान नहीं किया था। करण आगे बोलता है करण प्लीज मुझे सारा सच बताओ, मैं किसी और के हाथ की कठपुतली बन के थक चुकी हूँ, मुझे बस अब ये चाहिए कि मेरे मॉम डैड की आत्मा को शांति मिल जाए। स्नेहा बोलती है
ठीक, मैं तुम्हें अपने और देव के बारे में बताता हूँ, करण बोलता है और स्नेहा के पास बैठ जाता है। फिर करण आगे बोलता है मैं और देव एक दूसरे को करीब 10 साल से जानते हैं। हम दोनों बहुत दोस्त थे। मेरे परिवार में पिया के अलावा कोई भी नहीं था और पिया भी मेरी सगी बहन नहीं है। वो तो मुझे मंदिर में मिली थी जब कुछ महीने की ही थी, तभी से मैंने उसे अपनी बहन और अपना पूरा परिवार मान लिया था। मैंने आज तक इस बारे में पिया को कभी भी पता नहीं चलने दिया है कि वो मेरी सगी बहन नहीं और मेरी असली पहचान क्या है। मैंने कुछ भी करके जैसे तैसे पिया को पाल रहा था, तभी मुझे मास्टर मिले उर्फ देवीर मित्तल। उन्होंने मुझे माफिया में ज्वाइन करवाया और सभी चीजें सिखाए एक पिता की तरह। स्नेहा ध्यान से करण की सारी बातें सुन रही थी। तभी करण आगे कहता है 10 साल पहले देव ने भी माफिया ज्वाइन किया। तभी से मैं और देव काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। हमने साथ में बहुत से मिशन किए थे, लेकिन आज तक हमने किसी ईमानदार लोग के साथ गलत नहीं किया, क्योंकि हमें कभी भी मास्टर ने ये सिखाया ही नहीं था। तुम्हारे डैड भी एक मिशन के दौरान हमारे रास्ते में आ रहे थे तो मैंने सिर्फ उन्हें डराया था, उस पे भी देव ने मुझे रोक दिया था। वो हमेशा शांति से काम लेता था और मैं गुस्से से, लेकिन हमें नहीं पता था कि जिस मिशन में हम लगे हैं उसी के ऑइट सिंघानिया भी है। तुम्हारे डैड जैसे हमारे रास्ते में आए होंगे वैसे ही वो सिंघानिया के रास्ते में भी आए होंगे। तुम्हें हमारे खिलाफ सबूत भी तो उसी ने दिखाए थे। तो क्या मेरे डैड और मॉम का मर्डर सिंघानिया ने कहा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। स्नेहा पूछती है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। वो इंसान की शक्ल में शैतान था, अपने काम के लिए किसी भी हद को पार कर सकता था। काफी समय के बाद मुझे पता चला था कि उनसे देव के पेरेंट्स का मर्डर किया था और अमीर होने की वजह से उसे किसी ने कुछ नहीं किया। इसी बात का बदला लेने के लिए देव ने माफिया ज्वाइन किया था, लेकिन 5 साल पहले उसने ये सब छोड़ के बिजनेस में चला गया और हम दोनों भी अलग हो गए थे। फिर 5 साल बाद पिया की वजह से हम मिले। करण बोलता है। अब बताओ इसमें कहाँ से तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे मॉम डैड को मारेंगे? करण बोलता है। करण की सारी बातें सुन के स्नेहा बोलती है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि चीफ ने ही हमारे मॉम डैड को मारा हो और उसका इल्जाम तुम दोनों पे डाल के हमें तुम्हारे खिलाफ किया हो। उद्धरण चिन्ह। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द ही सच का पता लगवा लूंगा। अच्छा, अब तुम एक नए सिरे से हमारे रिश्ते के बारे में सोचना। मैं नहीं चाहत कि हम बच्चा कोई नफरत का बदला की सोच देखे। करण बोलता है। दूसरी तरफ तनु अपने फ्लैट में वापस आती है तो देखती है कि कबीर हॉल में बैठा हुआ है। कबीर को देख के तनु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भाग के उसके पास जाती ही और उसके गले से लग जाती है और बोलती है आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? पता है, मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझे छोड़ ही दिया है। छोड़ ही दिया था मैंने तुम्हें तनु, कबीर बोलता है। कबीर की बात सुन के तनु उससे अलग होके कबीर को देखने लग जाती है तो कबीर बोलता है मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे करीब आया क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि तुम क्या मदद लेके देव की लाइफ में आए हो। उद्धरण चिन्ह। आप ये क्या बोल रहे हैं? तनु बोलती है। सच बोल रहा हूँ। मैंने ये आइडिया देव को दिया था कि तुम्हारे करीब किसी लड़के को भेज के सच पता लगवा ले, तो देव ने मुझे ही करने को कहा, लेकिन अफसोस मुझे जितना तुम्हारे बारे में पता चला था उतना तो देव पहले से ही जानता था। कबीर बोलता है। आज यूँ अचानक से सच बोलने का कैसे मन हुआ आपका? तनु बोलती है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें सारी सच्चाई पता हो। देव ने कुछ नहीं किया था। तुम्हारे मॉम डैड के साथ जो किया वो सब इस सिंघानिया ने किया और उसे उसके किए की सजा भी मिल गई है। करीब बोलती है। तो आप यह अपने दोस्त की पेशी देने आए हैं? हालिया मान लिया आपकी बात, लेकिन मुझे ये बताइए कि इन सब में मेरी क्या गलती जो सबने मुझे अकेला छोड़ दिया? क्या मुझे मेरी लाइफ खुशी से जीने का हक नहीं था जो आपने मेरे साथ ये धोखा किया और एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब सच पता चलेगा तो कितना दर्द होगा मुझे? तनु रो के बोलती है। तुमने ये रास्ते खुद ही चूज किया तनु। जब तुम गलत इंटेंशन से नहीं आती तो शायद ये सब नहीं होता। खैर इन बातों को छोड़ो, मैं यहाँ तुम्हें ये भी बताने आया था कि मैंने सोचा था कि तुमसे दूर चला जाऊंगा तब खुश रहूंगा। इवन मुझे तो ये भी लगा कि मुझे किसी और लड़की से सच्चा प्यार हो गया है, लेकिन मैं गलत था और आज जब मैं तुमसे दूर जाने के लिए देश को छोड़ रहा था तब मुझे फील हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो क्या तुम अपनी सारी दुश्मनी को भूल के मेरे साथ चलोगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। कबीर एक ही बार में तनु को ये सारी बातें बोल देता है। कबीर के मुंह से ये सारी बातें सुन के तनु इमोशनल हो जाती है और उसके गले लग के कहती है अब बचा ही क्या है? सब तो चला गया है। अब मैं बस खुश रहना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि कोई मुझे भी प्यार करे। मैं जरूर आपके साथ साथ जाऊंगी। ये सुन के कबीर तनु के लिप्स पे किस करने लग जाता है। देव का मेसन। देव लिविंग रूम में आराम से बैठा होता है कि तभी मास्टर अंदर आते हैं और बोलते हैं पिया कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। अपने रूम है मास्टर, लेकिन आप ऐसे अचानक क्यों? देव बोलता है। वो मुझे पिया को उसकी लाइफ के बारे में कुछ बहुत जरूरी बात बताना है। मास्टर बोलते हैं। कौन सी बात? पिया नीचे आते हुए कहती है। यही कि तुम करण की अपनी बहन नहीं हो। उसे तो तुम मंदिर में मिली थी जब तुम कुछ महीनों की ही थी और तुम्हें मंदिर में छोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं था। मास्टर बोलती है।
उनकी ये बात सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। पिया बोलती है अंडरस्को, ये आप क्या बोले जा रहे हो? करण भाई मेरे सगे भाई है। नहीं पिया, सच तो ये है कि तू मेरे घर की बेटी हो, जिस घर को एक दिन किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई थी। मैंने ही तुम्हें उस रात को बचा के मंदिर में रखा था, पर जब मैंने आके देखा तो तुम वहाँ पे नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मुझे मिली ही नहीं। मास्टर बोलते हैं मैं नहीं मानती इन बातों को, आप झूठ बोल रहे हो। पिया चिल्ला के बोलती है कि तभी पीछे से करण की आवाज़ आती है और इस वक्त स्नेहा को पिया से मिलवाने लाया था। करण बोलता है अंडरस्को, इनकी बात सच है पिया, तुम मुझे मंदिर में ही मिली थी जब तुम कुछ महीनों की थी। ये सब सुनने के बाद पिया गुस्से में बोलती है अंडरस्को, और ये बात आपको अब याद आई है कि बटना भी है। तभी देव बोलता है अंडरस्को, पिया करण ने तो तुम्हें सिर्फ एक परिवार ही दिया है, इसने इसकी क्या गलती? तब पिया कुछ नहीं बोलती है। थोड़ी देर के बाद पिया बोलती है अंडरस्को, क्या सच है मेरा? पिया मास्टर की तरफ देख के पूछती है तुम रायचंद परिवार की बेटी हो। तुम्हारे पापा का नाम अभय रायचंद था और माँ का नाम चांदनी रायचंद। मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ, अर्णव रायचंद। ये सुनने के बाद सभी को एक बार फिर से शौक लगता है। पिया पूछती है अंडरस्को, तो क्या हुआ था मेरे मोम और दाद के साथ? वही जो असर बड़े परिवार के साथ हो जाता है, किसी की बुरी नज़र का लग जाना, और इस बुरी नज़र ने एक रात को धोखे से सब कुछ खत्म कर दिया था। फिर मास्टर आगे कहते हैं अंडरस्को, सब कुछ सही था, लेकिन एक दिन भैया के सबसे भरोसेमंद आदमी ने उन्हें धोखा दे दिया, और जब रात तुम 3 महीने की हुई थी उसी रात को उन्हें धोखे से मार दिया था, और फिर वो तुम्हें मारने आ रहा था। मैंने कैसे तैसे उसकी नज़र से बचे बचते तुम्हें इस घर से निकाला और मंदिर में ले जाके छुपा दिया। उसके बाद जब मैंने जाके देखा तो उसने मेरे घर को आग लगा दिया था। उसी वक्त मैंने भी ठान लिया था कि इस इंसान को मैं कहीं से भी ढूंढ के मौत के घाट उतार दूंगा। जब मैं वापस मंदिर जाके देखा तो तुम वहां पे नहीं थी। मैंने एक ही रात को अपना सब कुछ खो दिया था। उसके बाद मैंने अपनी एक टीम बनानी शुरू की और फिर उस इंसान को ढूंढ के सबसे पहले मैंने उसे खत्म करके अपना बदला लिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सका। उसके बाद मैंने हर उस इंसान की मदद की जिसके साथ मेरे जैसे नाइंसाफी हुए। इन्हीं सब में मेरी मुलाकात देव और करण से हुए। मास्टर अपनी बात को बोलते हैं। पिया सब सुनने के बाद जाके मास्टर के गले लग जाती है और रोने लगती है। मास्टर बोलते हैं अंडरस्को, पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ देखा तभी पहचान गया था, बस मुझे अपने यकीन को पुख्ता करना था। जैसे ही हुआ मैं तुम्हें सब सच बताने आ गया। उसके बाद पिया करण की तरफ देखती है और उससे बोलती है अंडरस्को, आई एम सॉरी भाई। करण ये सुन के आके पिया के गले से लगा लेता है और बोलता है अंडरस्को, वैसे मुझे तुम्हें और भी बातें बतानी थी क्या? पिया पूछती है। फिर करण उसे सारी बात बताता है जो भी स्नेहा के साथ हुआ और उसका और देव की दोस्ती और दुश्मनी और भी बहुत सी बातें। ये सब सुनने के बाद पिया शौक से उन दोनों को देखती है और बोलती है अंडरस्को, इसका मतलब अब तक आप दोनों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। नहीं पिया, बल्कि हम नहीं चाहते थे कि तुम किसी मुसीबत में आओ और अब देखो सब ठीक है। हाँ, और मैं बुआ भी बनने वाली ही, पिया हंसते हुए कहती है। उसके इस बात पे सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी गेट से तनु और करीब आते हैं और बोलते हैं अंडरस्को, क्या बात है, आज तो सारी मदली है यहाँ पे। हाँ बस तेरी कमी थी, करण बोलता है। ओ देखो, मैं तो बिना बुलाए ही आ गया, करीब बोलता है। सारे लोग आज खुश थे, सभी की लाइफ ट्रैक पे आ गई थी, किसी के बीच को भी राज नहीं रहा और कोई दुश्मनी नहीं। सभी का इश्क कामयाब रहा है, सभी की दीवानगी रंग लाई, सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। दी एंड।